नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में। दोस्तों, हमारे संडे मार्केट न्यूज सीरीज के फॉर्मेट को लेकर एक छोटी सी अपडेट है। अब तक हम हर एपिसोड में 10 न्यूज कवर करते थे, लेकिन कई बार मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि इससे हम हर कंपनी को सिर्फ ऊपर से ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और टाइम कम होने की वजह से हर कंपनीज के डेप्थ में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए हम इस फॉर्मेट को अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और अब से हम अपने संडे मार्केट न्यूज सीरीज के वीडियोस में सिर्फ उतनी ही कंपनीज या न्यूज अपडेट्स कवर करेंगे जो हमें उस हफ्ते के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगती हो। इससे अब वीडियोस में नंबर ऑफ कंपनीज तो कम होगी, लेकिन हम हर कंपनीज को डेप्थ में कवर कर पाएंगे, यानी कि उनका बिजनेस, अपडेट्स, रिजल्ट्स, फ्यूचर प्लान, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर कर पाएंगे। ऐसा करने में आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको उन कंपनीज के बिजनेस की डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप उन कंपनीज के बारे में इन एंड आउट सब कुछ जान पाएंगे। लेकिन ऐसा करने में एक नुकसान भी है, वो ये है कि कुछ हफ्ते ऐसे भी होंगे जहां अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स काफी ज्यादा होगी, पर हम उन सभी अपडेट्स को उस हफ्ते के वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियोस में कवर नहीं हो पाई है, वो सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे, ताकि आप हमेशा हर सिचुएशन में मार्केट में एक कदम आगे ही रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री और सबके लिए ओपन है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अब से हम हर महीने कुछ लाइव और फ्री सेशंस अरेंज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम मार्केट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कंपनीज, सेक्टर्स, फंडामेंटल और टेक्निकल को डेप्थ में समझेंगे। ये सेशन गूगल मीट या जूम पर लाइव होंगे, जिसमें लाइव इंटरेक्शन भी होगा। तो उसकी ज्वाइनिंग लिंक भी सेशन के दिन ही इसी टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को यहीं पॉज करके अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज की तरफ से। ये कंपनी चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग और डिजाइन ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मेन बिजनेस है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि पीसीबीज बनाना, जहां से कंपनी को करीब 60 से 65% रेवेन्यू आता है। और जैसे कि आप जानते ही है कि पीसीबीज का इस्तेमाल हर इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में होता है, इसीलिए कंपनी का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा वाइड है और कंपनी की प्रेजेंस हमें कंज्यूमर अप्लायंसेस से लेकर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और मेडिकल डिवाइस जैसे हर सेक्टर में दिखती है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि सिरमा ने एल्कॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में 60% मेजोरिटी स्टेक एक्वायर करने का फैसला किया है। एल्कॉम एक इंडियन डिफेंस और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कंपनी है जो नेवल, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर के लिए हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सॉल्यूशंस बनाती है। एल्कॉम का कोर बिजनेस नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस और रडार सिस्टम बनाने से आता है। तो इस एक्विजिशन के बाद सिरमा को डिफेंस और मैरीटाइम सेक्टर में अपना पहला मेजर एंट्री मिल सकता है, जो हाई मार्जिन वर्टिकल होगा और इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसके अलावा सिरमा ने हाल ही में 8 नए लार्ज ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं और इन डील से लगभग $100 मिलियन यानी कि करीब 830 करोड़ का पोटेंशियल बिजनेस भी मिल सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट का टोन भी काफी कॉन्फिडेंट और ग्रोथ फोकस्ड लग रहा है, जहां वो 2026 में कंपनी के रेवेन्यू को करीब 30% से ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं और ऐसा ही ग्रोथ वो 2027 के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस ग्रोथ के लिए कंपनी ने 2026 के लिए करीब 100 करोड़ का केपेक्स भी प्लान किया है, जो मेनली पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की बैकवर्ड इंटीग्रेशन, R&D और एक्सपेंशन और एल्कॉम के एक्विजिशन पर खर्च होगा। इसके अलावा कंपनी करीब 850 करोड़ के खर्च पर एक नया पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है, जिसे बनने के लिए करीब 12 से 18 महीनों का समय लगेगा, जिसमें केपेक्स भी फेज वाइज होगा। अगर हम बात करें इंडस्ट्री आउटलुक की, तो आज इंडिया का पीसीबी मार्केट लगभग $5 बिलियन का है और 2030 तक ये $14 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी कि रफली 22% के CAGR का ग्रोथ। और इतना ही नहीं, डोमेस्टिक पीसीबी प्रोडक्शन पिछले 3 सालों में 27% के एनुअल ग्रोथ से बढ़ा है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिफेंस, ये सारे ही सेक्टर्स पीसीबी डिमांड के बिगेस्ट ड्राइवर बन चुके हैं। साथ ही हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की PLI स्कीम और ECMS स्कीम की वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला है और China+1 शिफ्ट की वजह से भी इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। तो इंडस्ट्री और बिजनेस तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, तो आइए उसे भी समझते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क ये है
कि इंडिया को पीसीबी के रॉ मटेरियल्स और हाई एंड पीसीबी कंपोनेंट्स के लिए आज भी इंपोर्ट्स पर ही हेविली डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। और साथ ही चाइना ने अभी रिसेंटली कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि डिस्प्रोजियम और नियोडिमियम पर एक्सपोर्ट्स की लिमिट लगा दी है और इसका सीधा असर सेंसर, कैपेसिटर और मैग्नेट बेस्ड कंपोनेंट की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। साथ ही ग्लोबल लॉजिस्टिक इश्यू, टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी सप्लाई चेन को अनस्टेबल कर सकता है और किसी भी सेक्टर के लिए रिस्की साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंडिया में चाइना के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है और ऐसे में अगर चाइना अपनी कॉस्ट कटिंग पर उतर आए तो इससे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और पीसीबीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के मार्जिन पर एक प्रेशर आ सकता है। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर हमें इन रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपनी अगली अपडेट पर, जो है इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में, जो एक बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन ये ट्रेडिशनल सीमेंट और ब्रिक्स से कंस्ट्रक्शन नहीं करती है, बल्कि ये कंपनी पीईबी यानी कि प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स बनाती है। मतलब आपके पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जैसे कि स्टील के कॉलम्स, फ्रेम्स, रूफ, वॉल्स, ये सब कुछ फैक्ट्री में पहले से ही तैयार हो जाता है और ये सारी चीजें फैक्ट्री में कट, बैंड और डिजाइन करके बनाई जाती है और फिर इसे साइट पर जाकर सिर्फ असेंबल ही करना होता है। ऐसी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो और डेटा सेंटर्स जैसे हर सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बड़ी अपडेट ये है कि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो है करीब 491 करोड़, जो 500 करोड़ के माइलस्टोन के बिल्कुल ही पास है, जहां ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 52% रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी अब करीब 1634 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अगर बात करें केपेक्स की, तो इंटरआर्च ने आंध्र प्रदेश के अथीवरम में अपना चौथा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है, जो हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने में स्पेशलाइज होगा। साथ ही गुजरात में एक और नया प्लांट बन रहा है, जिसका फोकस सेमीकंडक्टर और ईवी इंडस्ट्री के लिए स्टील बिल्डिंग्स बनाना होगा। इन केपेक्स के बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी अब 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम तक पहुंच जाएगी, यानी कि अब कंपनी पूरे इंडिया में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इजीली सर्व कर सकती है। इसी के साथ कंपनी ने एक नया बिजनेस वर्टिकल भी लॉन्च किया है, जो है हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स बनाना, ताकि वो एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में भी एंट्री ले सके। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो उनका कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग लग रहा है और उनका कहना है कि 2026 के लिए उन्होंने जो ग्रोथ टारगेट रखे थे, कंपनी उसे आसानी से पूरा भी कर लेगी। इसका रीजन है उनकी सॉलिड ऑर्डर बुक, फास्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स और ऑल इंडिया डिमांड। मैनेजमेंट के हिसाब से 2026 में कंपनी लगभग 20% ग्रो कर सकती है और 2027 में रेवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री आउटलुक की, तो इंडिया में पीईबी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2019 में ये सेक्टर का मार्केट साइज करीब $130 बिलियन था और 2024 में ये $195 बिलियन हुआ और अब 2029 में ये करीब 330 से 340 बिलियन तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर करीब 45% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 6 कंपनीज ही पूरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का 80% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इंटरआर्च इस ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में सेकंड नंबर पर आता है और जैसे कि हमने देखा कि पीईबी की डिमांड इंडस्ट्रीज, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हर जगह से आ रही है और इंडिया में पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन भी अभी काफी लो है। इसीलिए इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो जब जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर किसी भी कंपनी का केपेक्स होगा, तब तब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप इस सेक्टर के टेल विंड्स का पता लगा सकते हैं। पर अगर बात करें रिस्क की, तो यहाँ 4 बड़े रिस्क है, जिसमें चौथा रिस्क सबसे बड़ा है। तो आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला रिस्क है स्टील प्राइस वोलेटिलिटी। देखिए, इस सेक्टर के प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल स्टील है, तो इसलिए जब भी स्टील प्राइस बढ़ेंगे तो इन कंपनीज के मार्जिन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। सेकेंड रिस्क है लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कई बार फैक्ट्रीज में बने हुए वो स्टील के लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इतने बड़े हो सकते हैं जिसे रिमोट साइट पर ट्रांसपोर्ट करना कॉस्टली और चैलेंजिंग हो सकता है। और इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में कई बार क्लाइंट के हिसाब से, उनकी डिमांड और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करना होता है, इसीलिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले भी आ सकता है। अगला रिस्क आता है डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन एरर। देखिए, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एक प्रिसीजन बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें डिजाइन प्लानिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इन प्रोसेस में जरा सा भी एरर हुआ तो असेंबली में वो स्ट्रक्चर साइट पर फिट ही नहीं होगा। ऐसे में कई बार वो स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं और इसका नुकसान कंपनीज को ही उठाना पड़ता है।
और इस सेक्टर में आखिरी और सबसे बड़ा रिस्क है साइक्लिसिटी, क्योंकि इंटरआर्ट्स का ग्रोथ तभी ही एक्सेलरेट होगा जब इंडिया में लार्ज स्केल पर फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, ईवी प्लांट्स, सेमीकंडक्टर यूनिट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनते रहेंगे। मतलब जब पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्री साइड से केपेक्स साइकिल स्ट्रांग होगी और नए प्लांट्स बनते रहेंगे, तभी ही प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की डिमांड जंप करेगी। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी या इंडस्ट्री में केपेक्स साइकिल स्लो होगी, वैसे ही तुरंत ही इस इंडस्ट्री का स्लो डाउन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस इकोनॉमी साइक्लिसिटी के रिस्क को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज का ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ आया है और आप हमारे इस संडे मार्केट न्यूज सीरीज के फॉर्मेट चेंज से एग्री होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी जर्नी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं अब अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।